कहते हैं मायोकार्डियम व्हिच इज द मस्कुलर मेम्ब्रेन, और जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है दैट इज एंडोकार्डियम। अब इन तीन लेयर्स में से जो सबसे मोटी और जो मेन लेयर है दैट इज मायोकार्डियम, क्योंकि हार्ट बेसिकली एक मसल है और मसल मींस मायोकार्डियम इसकी मेन लेयर, पेरिकार्डियम वो लेयर है जो इस मसल को ऊपर से कवर कर रही है और एंडोकार्डियम वो लेयर है जो इस मसल को अंदर से कवर कर रही है। ये हार्ट की राइट साइड है, ये हार्ट की लेफ्ट साइड। हार्ट की राइट साइड पे जो आपके पास प्रेशर है, इधर एटीएम में 5 है, इधर आपके पास वेंट्रिकल में आके 25 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ भी लेफ्ट में आपके पास जो होता है वो 5 to 8 प्रेशर है और नीचे आके वो आपके पास 75 हो जाता है। एओर्टा में आपके पास जो प्रेशर होता है दैट इज ऑलमोस्ट 90/60 और आगे जाके 120/80। और इसी तरह ये जो आपकी ये एओर्टा है और ये आपकी पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक में आपके पास जो प्रेशर होता है दैट इज 25/8। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा आ रहा है। ठीक है, और ये आपके पास पल्मोनरी जो आपके पास आ रही है वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आ रही है। सो आज जो हम डिजीजेस डिस्कस करेंगे, सबसे पहली ये कि इसके दरमियान फीटल लाइफ में एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान एक कनेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं जी डक्टस आर्टेरियोसिस। एक ही अच्छा चीज। तो आज हम डिजीजेस डिस्कस करेंगे वो आपके पास है जी एएसडी, एवीएसडी, बीएसडी। एएसडी का मतलब यहाँ पे सुराख, बीएसडी का मतलब यहाँ पे सुराख, एवीएसडी का मतलब यहाँ पे सुराख और इन वॉल्व्स के अंदर प्रॉब्लम जो कि माइट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व है। सिमिलरली कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, इस एओर्टा में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा बोलते हैं। पीटीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो कि ये डक्ट अगर फीटल लाइफ के बाद भी ओपन रह जाए। देन वी विल डिस्कस डिजीजेस ऑफ पेरिकार्डियम, डिजीजेस ऑफ मायोकार्डियम एंड डिजीजेस ऑफ एंडोकार्डियम। ठीक है, तो इसको सिस्टमैटिकली लेके चलते हैं। मेरा दिल है कि पहले मैं आप लोगों को एंडो, मायो और पेरिकार्डियम की डिजीजेस पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आपको इन डिजीजेस पर लेकर जाऊं। मुझे काइंडली मैसेज में आप एक चीज एक्नॉलेज कर दें कि आवाज क्लियर है ताकि मैं फॉर्मली जो है ये डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करूं। यस क्लियर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, तो सबसे पहले आगे चलते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सर आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ा सा रिवाइज कर दें लास्ट टॉपिक भी बताएं। जी ठीक, थैंक यू। तो मैंने टोटल ये बात की कि हार्ट जो है वो तीन लेयर्स है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, और एट्रिया में जो प्रेशर होता है राइट साइड पे 5 है, लेफ्ट साइड पे 5 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, राइट साइड पे 25 है वेंट्रिकल में प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, लेफ्ट साइड पे 75 है। इसी तरह एओर्टा में ये ब्लड प्रेशर है और पल्मोनरी ट्रंक में ये ब्लड प्रेशर है। इसके बाद मैंने बात की कि हम ये डिजीज है जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी हम स्टार्ट करने लगे, इससे ज्यादा मैंने कुछ डिस्कशन जो है वो नहीं की। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिजीज ऑफ एंडोकार्डियम फर्स्ट, देन डिस्कस द मायोकार्डियम, देन वी डिस्कस द पेरिकार्डियम एंड देन वी विल कम टू दीस सेट ऑफ डिजीजेस एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस हाइपरटेंशन। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मतलब है कि हार्ट के अंदर जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो सारे हार्ट को लाइन कर रही है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना सेकेंडरी टू इन्फेक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियस, एंडोकार्डाइटिस, यानी कि एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन हो जाना सेकेंडरी टू इन्फेक्शन। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें करनी वाली है, नंबर 1 कि इसकी एटियोलॉजी है कि कौन से बैक्टीरिया ये कॉज करते हैं। नंबर 2 इसकी प्रेजेंटेशन है कि ये प्रेजेंट किस तरह से करती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। नंबर 3 इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करनी है या डायग्नोसिस किस तरह से करनी है। एंड नंबर 4 ये जी इसकी ट्रीटमेंट क्या है। नंबर 5 इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, किन दवाइयों से करनी है, किस कंडीशन में इसकी प्रिवेंशन करनी है। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो ये एग्जाम में पूछी जाएगी। नाउ लेट्स डिस्कस एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि दो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है, एक है जी स्ट्रेप विरिडियंस और एक है जी स्टैफ ऑरियस। ये दो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करते हैं। अब स्ट्रेप विरिडियंस में ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइटिस आ जाता है, बोविस आ जाता है, पायोजिनिस आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं। आपने बहरहाल इस ब्रॉड टर्म स्ट्रेप विरिडियंस को याद रखना है। और दूसरी चीज ये कि जी स्टैफ ऑरियस। नेल्सन में ये लिखा हुआ है कि जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं उसमें सूडोमोनास जो है वो मोस्ट कॉमन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा सिरेशिया जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स है उनमें। बाकी डेंटल प्रोसीजर में भी विरिडियंस मोस्ट कॉमन है, और ओवरऑल स्टैफ ऑरियस एंड स्ट्रेप विरिडियंस आर बोथ। ये नहीं लिखा हुआ कि ये नंबर 1 है या ये नंबर 1 है, स्ट्रेप विरिडियंस पहले लिखा हुआ है एंड स्टैफ ऑरियस लिखा हुआ है। आई वुड चूज स्ट्रेप विरिडियंस ओवरऑल एज नंबर 1 मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं कि जी ये तो होगी इसकी एटियोलॉजी। अब आगे चलते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे है। तो इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, बच्चा आपके पास प्रेजेंट करेगा विद फीवर एंड चिल्स अलोंग विद नाइट स्वेट्स। इसके साथ आपके पास वेट लॉस होगा, इसके साथ आपके पास हेडेक होगा, स्ट्रोक हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंप्लेंट हो सकती है, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, माइल्जिया, आर्थल्जिया एंड डिस्निया, कफ, चेस्ट पेन, ये तो है इसके साइन एंड सिम्टम जो कि कुछ भी हो सकते हैं। आपने जो साइन एंड सिम्टम याद रखना है वो है फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स एंड नाइट स्वेट अलोंग विद वेट लॉस फॉर मोर देन 1 वीक। अब अगली चीज है कि इसके अंदर इसके साइंस आपके पास क्या आएंगे। एक तो आपके पास क्लबिंग आ सकती है एग्जामिनेशन पे, फिर आपके पास स्प्लीनोमेगली, स्प्लीनोमेगली अब ये याद रखें स्प्लीनोमेगली, देन न्यू और चेंजिंग मर्मर एंड फटीग। तो जो आपने क्लिनिकल यानी कि हिस्ट्री में चीजें याद रखनी है वो है जी फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स एंड नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस, और ये हफ्ते से ज्यादा बहुत है। अब जो साइन एंड सिम्टम्स में याद रखनी है, नंबर 1 पे स्प्लीनोमेगली, नंबर 2 पे न्यू और चेंजिंग मर्मर, और फिर नंबर 3 पे क्लबिंग। ये इस तरह से प्रेजेंट करेगा। 5-year-old came with history of fever along with rigors and chills and night sweat for 1 week. Along with that, on examination, he's having clubbing, splenomegaly and a murmur. Answer: infectious hepatitis. ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई एटियोलॉजी, ये होगी आपकी प्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन। नाउ इसकी जो डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए क्राइटेरिया है जिसको कहते हैं ड्यूक्स क्राइटेरिया। ड्यूक्स क्राइटेरिया में भी दो चीजें आ जाती हैं, मेजर क्राइटेरिया या माइनर क्राइटेरिया। अब ड्यूक्स क्राइटेरिया क्या होती है कि हम कहते हैं कि ये क्राइटेरिया अगर पूरा हो रहा है तो इसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करार दे दिया जाएगा।
तो दो मेजर चीजें हों, नंबर वन कि हम कहते हैं कि ये क्राइटेरिया अगर पूरा हो रहा है तो इसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करार दे दिया जाए। वो या तो दो मेजर चीजें हों, नंबर वन, नंबर टू या एक मेजर क्राइटेरिया फुलफिल करें प्लस 3 माइनर चीजें हों, या नंबर 3 5 माइनर चीजें हों। इसको हम कहते हैं ड्यूक्स क्राइटेरिया। 2 मेजर या 1 मेजर प्लस 3 माइनर और 5 माइनर। नाउ व्हाट इज मेजर? मेजर क्राइटेरिया में दो चीजें आती हैं। नंबर वन, एक तो ये कि पॉजिटिव ब्लड कल्चर हो और एक खास ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेप्टोविरिडियंस के पॉजिटिव ब्लड कल्चर हो दो, जो कि 2 डिफरेंट अलग अलग जगहों से स्पेसिमेन लिए गए, यानी कि एक बाजू से लिया हुआ है, एक टांग से लिया हुआ है। ठीक है, एक तो ये मेजर। दूसरा ये है कि एको पे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का एविडेंस हो। वो कैसे? या तो कोई एब्सेस बना हुआ है, या कोई वेजिटेशन नजर आई हुई है, या कोई मैस है हार्ट के अंदर, ठीक है, या कोई न्यू रीगर्जिटेशन है वॉल्व के अंदर। ठीक है, एको पे ये फाइंडिंग आ गई, ये मेजर हो गया। माइनर वो कैसे? या तो कोई एब्सेस बना हुआ है, या कोई वेजिटेशन नजर आई हुई है, या कोई मैस है हार्ट के अंदर, ठीक है, या कोई न्यू रीगर्जिटेशन है वॉल्व के अंदर। ठीक है, एको पे ये फाइंडिंग आ गई, ये मेजर हो गया। माइनर क्या है? माइनर ये है कि कोई प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है, जैसे आईवी ड्रग अब्यूजर है, कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ है, कोई प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है। नंबर टू, टेम्परेचर जो है वो पेशेंट का ग्रेटर देन 100.4 फ़ारेनहाइट है। नंबर थ्री, कोई वेस्कुलर फिनोमेना है। वेस्कुलर फिनोमेना क्या होता है? कोई चेनवे लीजन है, वो मैं दिखाता हूँ चेनवे लीजन क्या होती है। कोई कंजक्टाइवल ब्लीड है, कोई आर्टीरियल एम्बोलाई है, ये वेस्कुलर फिनोमेना है। नंबर फोर, कोई आर्टीरियल एम्बोलाई है, ये वेस्कुलर फिनोमेना है। नंबर फोर, कोई इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना है। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना क्या है? कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, कोई ऑसलर नोड्स आ गई हैं, वो मैं इम्यूनोलॉजी। कोई आर्टीरियल एम्बोलाइजन है, वो मैं दिखाता हूँ चेनवे लीजन क्या होती है। कोई कंजक्टाइवल ब्लीड है, कोई आर्टीरियल एम्बोलाई है, ये वेस्कुलर फिनोमेना है। नंबर फोर, कोई इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना है, एम्बोलाई है, ये वेस्कुलर फिनोमेना है। नंबर फोर, कोई इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना है। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना क्या है? कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, कोई ऑसलर नोड्स आ गई हैं, वो मैं दिखाता हूँ। कोई रॉड स्पॉट्स आ गए हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, नंबर 5 पे है सिंगल ब्लड कल्चर पॉजिटिव। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना क्या है? कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, कोई ऑसलर नोड्स आ गई हैं, वो मैं दिखाता हूँ। कोई रॉड स्पॉट्स आ गए हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, नंबर 5 पे है सिंगल ब्लड कल्चर पॉजिटिव। स्पॉट्स आ गए हैं, वो भी मैं। फिनोमेना क्या है? कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, कोई ऑसलर नोड्स आ गई हैं, वो मैं दिखाता हूँ। कोई रॉड स्पॉट्स आ गए हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, नंबर 5 पे है सिंगल ब्लड कल्चर पॉजिटिव। ठीक है, और नंबर 6 पे है इसके अलावा एको की कोई फाइंडिंग। तो ये माइनर क्राइटेरिया। अब मैंने आपको क्या क्या दिखाना था? चेनवे लीजन दिखानी थी, रॉड स्पॉट्स दिखाने थे, ऑसलर नोड्स दिखानी थी। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये जो हाथों पाँव में रेडिश स्पॉट्स है ना, इनको जेनवे लीजन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जेनवे लीजन्स आपकी वेस्कुलर फिनोमेना में आती हैं, यानी कि कोई एम्बोलाई वगैरह। वेस्कुलर फिनोमेना में आपके पास क्या क्या आता है? कंजक्टाइवल ब्लीड, जेनवे लीजन्स, या फिर कोई आर्टीरियल एम्बोलाई। तो माइनर क्राइटेरिया में आपके पास है कि कोई प्री डिस्पोजिंग कंडीशन लाइक आईवी ड्रग अब्यूजर, टेम्परेचर ग्रेटर देन 100.4, वेस्कुलर फिनोमेना, उसके बाद सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर, एको फाइंडिंग अदर देन दोज डिस्कस्ड इन मेजर क्राइटेरिया, एंड इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना में क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। फिर आपके पास क्या है? ऑसलर नोड्स है। ऑसलर नोड्स कौन सी? लेट्स सी द ऑसलर नोड्स। ये देखिए ऑसलर नोड्स,
ये थंब के ऊपर जो है वो, ये देखिए फिंगर के ऊपर ये जो ग्रोथ सी है, ये ऑस्लर नोड्स है, ठीक है ना। फिंगर के ऊपर होती है ये, या थंब के ऊपर ऑस्लर। ऑस्लर नोड्स और जनरल लीजन थोड़ा सा ऊंचा बोलती हैं। हाँ सर, मुझे पूछना था कि हेलो जी जी ऑस्लर नोड्स और जनरल लीजन को आपस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाँ जी, देखिए जेनरल लीजन एक तो आपके पास पाम पे आ रही है, ठीक है, और नॉन पेनफुल होती है। ऑस्लर नोड्स जो है वो आपके पास फिंगर्स और थम्स पे आ रही हैं एंड दे आर पेनफुल। जेनरल लीजन्स जो होती हैं दीज आर नॉट रेज्ड, ऑस्लर नोड्स आर स्मॉल रेज्ड स्वोलन टेंडर एरियाज, ठीक है ना। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, एक पाम पे आ रही है, एक उंगलियों पे आ रही है। एक नॉन रेज्ड है, ऑस्लर नोड रेज्ड है, एक नॉन टेंडर है, ऑस्लर नोड्स टेंडर है, ठीक है ना। तो ह्यूज डिफरेंस। आई होप दैट इज क्लियर। अगला है जी रॉड स्पॉट्स। रॉड स्पॉट्स, जी जी पूछे प्लीज। नो सर, समझ आ गया। ओके, रॉड स्पॉट्स है ये आई के अंदर जो है हेमरेजेस, दीज आर रॉड स्पॉट्स, ठीक है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ड्यूक क्राइटेरिया आपको कहता है कि या तो 3 मेजर चीजें हों, या एक मेजर 3 माइनर हों, या 5 माइनर हो। मेजर तो सिंपल सिंपल है, 2 ब्लड कल्चर डिफरेंट साइट से पॉजिटिव आए हो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए, या एको पे कोई फाइंडिंग हो, ये 2 आपका मेजर क्राइटेरिया होगा, ठीक है ना। अब माइनर क्राइटेरिया क्या है? माइनर क्राइटेरिया है फीवर, प्री डिस्पोजिंग कंडीशन, वेस्कुलर फिनोमेना, यानी कि आपके पास आ जाता है जी जेनवे लीजन, आर्टीरियल एम्बोलाई, कंजक्टिवल ब्लीड, या इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर ऑस्लर नोड्स, या रॉड स्पॉट्स, ठीक है, या पॉजिटिव रूमेटिक फैक्टर, एक ये भी है। फिर पांचवी छठी कौन सी है? सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर, या एको पे कोई एटिपिकल फाइंडिंग। तो वेरी इजी एंड वेरी क्लियर, इसमें कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इधर तक कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई है? क्लियर है? ओके जी, आगे चलते हैं। अगला हमारा देखें था, सबसे पहले एटियोलॉजी थी, फिर हमारे पास था इसकी प्रेजेंटेशन, वो भी हमने कर ली, फिर है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस, वो भी कर ली। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देखें, अगर मैं आपसे कहूँ ना ट्रीटमेंट, आपने एक चीज याद रखनी है कि जी ट्रीटमेंट के लिए, इसके लिए सबसे पहले तो पेनिसिलिन कितने दिन देनी है? 4 से 6 हफ्ते देनी, ठीक है। अगर ये नहीं है आपके पास, या पेनिसिलिन एलर्जिक है, फिर आपके पास ऑप्शन है कि 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन, सेफ्ट्रैक्सोन प्लस जेंटामाइसिन, ये भी कितने? 4 से 6 हफ्ते। फर्ज करें जो स्टैफ ऑरियस है वो आपका मरसा वाला है, रेजिस्टेंट मरसा है वो, फिर आप उसको वैंकोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन करते हैं। सिंपल ट्रीटमेंट है, ये भी 4 से 6 हफ्ते, ठीक है। फर्स्ट पेनिसिलिन नहीं है और मरसा भी नहीं है, सेफ्ट्रैक्सोन प्लस जेंटामाइसिन, मरसा आ गया, वैंकोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन, सिंपल। फिर है आपके पास प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है कि प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक आपने देनी है या नहीं देनी, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रिवेंशन में आ जाता है। अब रिस्क फैक्टर क्या है जिसमें आपने इसको देनी है? नंबर 1, रिस्क फैक्टर्स फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस। नंबर 1, प्रीवियसली उस पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस हुआ हो। नंबर 2, कोई प्रोस्थेटिक कार्डियक वॉल्व लगा हुआ है, या कोई भी प्रोस्थेटिक चीज हार्ट के अंदर लगी, या कोई अनरिपेयर्ड प्रोस्थेटिक को देनी है। नंबर 1, रिस्क फैक्टर्स फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस। नंबर 1, प्रीवियसली उस पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस हुआ हो। नंबर 2, कोई प्रोस्थेटिक कार्डियक वॉल्व लगा हुआ है, या कोई भी प्रोस्थेटिक चीज हार्ट के अंदर लगी, या कोई अनरिपेयर्ड सायानोटिक हार्ट डिजीज है, ठीक है। या आपके पास कोई रिपेयर्ड हार्ट डिजीज है विद रेजिडुअल डिफेक्ट, या आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है कि कार्डियक ट्रांसप्लांट हुआ। इस केस में आपने प्रोफाइलेक्सिस देनी है, ठीक है। अब अगली चीज प्रोफाइलेक्सिस कौन सी देनी है? ओरल अमोक्सिसिलिन देनी है। कितने अरसे देनी है नहीं पता, जारी रखें, कंटिन्यूअस। ओरल अमोक्सिसिलिन 50 mg पर केजी, डोज ना भी याद रखें, कोई मसला नहीं। अगर पेशेंट ओरल नहीं ले सकता, अब अगला सवाल है, इफ कांट टेक ओरल अमोक्सिसिलिन 50 mg पर केजी, डोज ना भी याद रखें, कोई मसला नहीं।
अगर पेशेंट ऑरल नहीं ले सकता, अब अगला सवाल है, इफ नॉट टेक ऑरल, फिर क्या करेंगे? फिर आपने उसको देनी है एम्पिसाइलिन या और सेफ्ट्राक्सोन। अगर फर्ज करें पेशेंट एलर्जिक टू पेनिसिलिन है और ऑरल दवाई देनी है लेकिन एलर्जिक टू पेनिसिलिन है, फिर आप उसको देंगे ऑरल क्लिंडामाइसिन और ऑरल क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये एग्जैक्ट एग्जाम में सवाल आए हुए। अब पर्सन एलर्जिक टू पेनिसिलिन है, फिर आप उसको देंगे ऑरल क्लिंडामाइसिन और ऑरल क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये एग्जैक्ट एग्जाम में सवाल आए हुए। अब पर्सन एलर्जिक टू पेनिसिलिन है और ऑरल नहीं ले सकता, तो फिर क्या करेंगे? आईवी और आईएम क्लिंडामाइसिन। पेनिसिलिन है और ऑरल नहीं ले सकता, तो फिर क्या करेंगे? आईवी और आईएम क्लिंडामाइसिन। ये आपने इसी तरह याद करना है क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या? अगर पेशेंट को सबसे पहले तो देखना है कि पेशेंट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के क्राइटेरिया पे फॉर प्रोफाइलैक्सिस उतरता है या नहीं। क्या उसको प्रीवियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, क्या उसको कोई प्रोस्टेटिक हार्ट वाल्व लगा हुआ है, या उसको कोई अनरिपेयर्ड साइनोटिक हार्ट डिजीज है, या ऐसी कोई रिपेयर्ड साइनोटिक हार्ट डिजीज जिसमें रेजिडुअल डिजीज अभी पेंडिंग है, या वो कार्डियक ट्रांसप्लांट हुआ है। इन केसेस में ही क्वालिफाइज फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्राइटेरिया फॉर प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है। इसके साथ साथ दो जगह पे लिखा हुआ है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व और VSD और PDA और एओर्टिक स्टेनोसिस, ऐसी डिजीजेस जिसके अंदर ब्लड की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, उसमें भी आप दे सकते हैं। लेकिन आप ये मेजर याद रखें। ठीक है। इसके साथ साथ दो जगह पे लिखा हुआ है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व और VSD और PDA और एओर्टिक स्टेनोसिस, ऐसी डिजीजेस जिसके अंदर ब्लड की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, उसमें भी आप दे सकते हैं। लेकिन आप ये मेजर याद रखें, ऐसी डिजीजेस जिसके अंदर ब्लड की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, उसमें भी आप दे सकते हैं। लेकिन आप ये मेजर याद रखें, उस केस में आपने उसको प्रोफाइलैक्सिस देनी है। कौन सी देनी है? ऑरल अमॉक्सिसिलिन देनी है। अगर वो पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो ऑरल आपने क्लिंडामाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन देनी है। अगर वो पेनिसिलिन से एलर्जिक नहीं है और ऑरल नहीं ले सकता तो एम्पिसिलिन और सेफ्ट्रैक्सोन। अगर वो पेनिसिलिन से एलर्जिक है और ऑरल भी नहीं ले सकता तो फिर आईवी क्लिंडामाइसिन और आईएम क्लिंडामाइसिन आपने उसको देनी है। Any question in infective endocarditis? Last indication for surgery in infective endocarditis, अगर तो फंगल है ना, endocarditis. Last indication for surgery in infective endocarditis, अगर तो फंगल है ना, माइकोटिक है, माइकोटिक एब्सेस है इन एंडोकार्डियम, तो वो दवाइयों से ठीक नहीं होगा, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर माइकोटिक एन्यूरिज्म है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। दूसरी, हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है, फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। या कोई रिसेंट एम्बुलेंस है हार्ट के अंदर, तो सर्जरी करनी पड़ेगी। ये तीन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में सर्जरी की इंडिकेशन है। याद रखें, फंगल इन्फेक्शन जब भी ब्रेन में हो जाए, हार्ट में हो जाए, तो फिर दवाइयों से काम नहीं चलता, फिर उस एब्सेस को ड्रेन करना पड़ता। एनी क्वेश्चन इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस? ये हमने एंडोकार्डियम कंप्लीट कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियम, लेकिन उससे पहले अगर कोई चीज समझ नहीं आई, अगर कोई चीज रिपीट करनी है, अगर कुछ डिस्कस करना है, तो वो आप मुझे बताएं, मैं वो कर दूं, फिर हम आगे अपने मायोकार्डियम पे चलते हैं। नो सर। ओके, नेक्स्ट है मायोकार्डियम। अब देखिए, मायोकार्डियम का मतलब है मसल। अब आपने अपनी गाइटन में फिजियोलॉजी जब पढ़ी तो आपने देखा होगा कि जी ये एक मायोसिन है जिसके ऊपर ये आर्म्स लगी हुई हैं और यहाँ से एक्टिन की जो है वो गुजर रही है लाइन, एक्टिन प्रोटीन आ रहा है, और ये जो इसके ऊपर आर्म्स लगी हुई है मायोसिन की, ये एक्टिन को पकड़ के जब खींचती है अपनी तरफ, तो ये मसल जो है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अगर इस मायोकार्डियम में इन आर्म्स में कोई मसला आ जाए या इस एक्टिन प्रोटीन में कोई मसला आ जाए,
उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट का जो मसल है या वो वीक हो जाएगा, या वो अपने फंक्शन बेहतर करने के लिए हाइपरट्रॉफी कर जाएगा, या वो एट्रोफी हो जाएगा, या वो काम ही नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा प्रॉपर्ली। ऐसी जेनेटिक डिजीजेस जिसके अंदर कोई हार्ट के मसल के सार्कोमियर के किसी प्रोटीन में मसला हो जाए, उनको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। ये सारी कार्डियोमायोपैथीज जेनेटिक होती हैं और इंटरेस्टिंगली तकरीबन सब ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं। हम कोई 150 कार्डियोमायोपैथीज हैं, हम जो डिस्कस करेंगे वो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये 3 डिस्कस करेंगे हम, और ये एग्जाम में आती है। अब मसला ये है कि जितनी भी ये कार्डियोमायोपैथी है, डायलेटेड है, हाइपरट्रॉफिक है, रिस्ट्रिक्टिव है, सब के साइन एंड सिम्टम्स सेम है। और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली मोस्ट कॉमनली आपके साथ प्रेजेंट करेगा हार्ट फेलियर के साथ। जाहिर बात है, जब हार्ट का मसल ही नहीं काम कर रहा तो हार्ट फेलियर। अब उसकी क्या फाइंडिंग्स होती हैं, हार्ट फेलियर किस तरह से प्रेजेंट करता है। बच्चा प्रेजेंट करेगा पैल्पिटेशंस के साथ, बच्चा प्रेजेंट करेगा फेलियर टू थ्राइव के साथ, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। बच्चा प्रेजेंट करेगा एरिथमियाज के साथ, उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, रिकरेंट नमूनियाज होंगे, इवन सिंकपी की हिस्ट्री होगी, सडन डेथ की हिस्ट्री हो सकती है, नहीं होगी। बच्चा प्रेजेंट करेगा एरिथमियाज के साथ, उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, रिकरेंट नमूनियाज होंगे, इवन सिंकपी की हिस्ट्री होगी, सडन डेथ की हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है ना। फिर ये तो हिस्ट्री में होगा ना। एग्जामिनेशन पे क्या होगा, एग्जामिनेशन में आपके पास कार्डियोमेगैली होगी, हीव आ रही होगी उसकी, वेंट्रिकुलर इंपल्स होगी, देन हार्ट फेलियर है, हेपेटोमेगली होगी, रेज जेवीपी होगी, एडिमा होगा। तो ये इन शॉर्ट ये समझिए हार्ट फेलियर जिस तरह प्रेजेंट करता है उस तरह सारी कार्डियोमायोपैथीज प्रेजेंट करेंगी। सिंपल। चेस्ट एक्सरे पे क्या होगा, कार्डियोमेगली। एको पे आपके पास क्या होगा, अब डिपेंड करता है कि डायलेटेड है या रिस्ट्रिक्टिव है या आपके पास हाइपरट्रॉफिक है, वो हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। सब कार्डियोमायोपैथीज की ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्टिव। अब सपोर्टिव क्या होती है, आप उसको डायूरेटिक्स दें ताकि हार्ट पे लोड कम हो, आप उसको आइनोट्रोप्स दें ताकि वो हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट कर सके, आप उसको डाइजॉक्सिन दें, आप उसको एस इनहिबिटर्स पे डालें, वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत है तो वेंटिलेटरी सपोर्ट दें। ये आपकी जनरल ट्रीटमेंट है फॉर ऑल कार्डियोमायोपैथीज। ये आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं फॉर ऑल कार्डियोमायोपैथीज। नाउ लेट्स डिस्कस, आप उसको डाइजॉक्सिन दें, आप उसको एस इनहिबिटर्स पे डालें, वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत है तो वेंटिलेटरी सपोर्ट दें। ये आपकी जनरल ट्रीटमेंट है फॉर ऑल कार्डियोमायोपैथीज। ये आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं फॉर ऑल कार्डियोमायोपैथीज। नाउ लेट्स डिस्कस कि डिफरेंट क्या है फिर इन 3 चीजों में। इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हार्ट डायलेट होकर बड़ा हो गया। जब हार्ट डायलेट होकर बड़ा हो गया तो ये प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। एज अ रिजल्ट देयर इज सिस्टोलिक डिसफंक्शन। अगर तो हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आगे ना भेज सके तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन। अगर हार्ट प्रॉपर्ली इतना, अगर फर्ज करें कि ये हार्ट है और ये इतना मोटा हो गया, इसकी वॉल्स मोटी हो गई हैं, तो प्रॉपर्ली ये रिलैक्स नहीं करेगा, इसके अंदर ब्लड आके नहीं भर सकेगा डायस्टली में। जब डायस्टली में ब्लड आके नहीं भर सकेगा तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जब ब्लड ही नहीं होगा इसके अंदर तो ये भेजेगा क्या, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक डिसफंक्शन मींस अनएबल ऑफ द हार्ट टू रिलैक्स टू गैदर द ब्लड। Systolic dysfunction means unable of the heart to contract to pump the blood. So dilated cardiomyopathy में systolic dysfunction है। ठीक है। Then ये किस किस वजह से होता है dilated cardiomyopathy? मायोकार्डाइटिस में हो सकती है, डुशेन एंड बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी में हो सकती है, और वैसे जेनेटिक ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है। तो दिस इज योर dilated cardiomyopathy. Now let's see hypertrophic cardiomyopathy. Hypertrophic cardiomyopathy is autosomal dominant in 50% of the cases. As the name suggests, कि हार्ट की वॉल्स बहुत ज्यादा थिक हो गई।
जब हार्ट की वॉल बहुत ज्यादा थिक हो गई है ना, तो इसके अंदर ब्लड आकर बहुत कम अमाउंट में जमा होगा। जब ब्लड आकर बहुत कम जमा होगा तो देयर विल बी डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्यों? वॉल्स इतनी थिक हो गई हैं, जब हार्ट रिलैक्स होता है ब्लड अंदर बहुत कम जमा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्स ही थिक है। कॉन्ट्रैक्ट ठीक करता है, लेकिन डायस्टोलिक डिसफंक्शन। तब देखें हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी से तो हार्ट का मसल स्ट्रांग हो गया ना, इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, लेकिन उस मसल की थिकनेस की वजह से हार्ट के अंदर स्पेस कम हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड डायस्टोली में कम आके जमा होता है। जब ब्लड कम जमा होता है तो सिस्टोली में वो ब्लड आगे पंप ही नहीं हो सकता। एज अ रिजल्ट देयर इज डायस्टोलिक डिसफंक्शन। प्रेजेंट कैसे करेगा? वही हार्ट फेलियर के साथ पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन, सिंकपी, सडन डेथ, हीविंग एपेक्स बीट। ठीक है, एको पे आपके पास इंक्रीज वेंट्रिकुलर थिकनेस और डायस्टोलिक डिसफंक्शन आ रहा है। So this is your hypertrophic cardiomyopathy. Now let's discuss restrictive cardiomyopathy. In restrictive cardiomyopathy, the dimensions of ventricular chambers are normal. There is normal myocardial thickness. There is preserved systolic function. Only the problem is in the dimensions of ventricular chambers are normal. There is normal myocardial thickness. There is preserved systolic function. Only the problem is in diastolic. There is diastolic dysfunction. इसके बावजूद कि हार्ट का साइज नॉर्मल है, इसके बावजूद कि हार्ट का सिस्टोलिक फंक्शन नॉर्मल है, जो उसकी रिलैक्सेशन फेज है हार्ट की, वो खराब हो जाती है। हार्ट प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं कर पाता एंड इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, सो देयर इज डायस्टोलिक डिसफंक्शन। और ये बिल्कुल हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करेगा। एडिमा, हेपेटोमेगली, एसाइटिस, कफ, डिस्निया, सिंकपी, सडन डेथ, गैलप रिदम। एको पे क्या होगा? नॉर्मल सिस्टोलिक फंक्शन, नॉर्मल साइज ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड डिक्रीज डायस्टोलिक फिलिंग। हाइपरट्रॉफिक की एको पे क्या होगा? हाइपरट्रॉफिक में नॉर्मल सिस्टोलिक फंक्शन, इंक्रीज्ड डायमेंशंस ऑफ द मसल्स या हार्ट की जो मायोकार्डियम है, एंड डिक्रीज्ड डायस्टोलिक फंक्शन। जबकि रिस्ट्रिक्टिव में क्या होगा? आपके पास नॉर्मल डायमेंशन, नॉर्मल सिस्टोलिक फंक्शन, ओनली डिक्रीज डायस्टोलिक फंक्शन। डायलेटेड में क्या था? डायलेटेड इन सबसे उल्टा है, देयर इज सिस्टोलिक डिसफंक्शन। तो डायलेटेड इज ऑल डिफरेंस। अगर मैं इनको तीनों को कंपेयर करूं, डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक और तीसरा रिस्ट्रिक्टिव, तीनों ऑटोसोमल डोमिनेंट है। डायलेटेड जो है आपकी, ये कॉमन है आपकी डुशेन के साथ, बेकर के साथ, ठीक है ना, और किसके साथ? मायोकार्डाइटिस के साथ। हाइपरट्रॉफिक जो है ये आपकी कॉमन है, एक याद रख रहे हैं, पॉम्पे डिजीज के साथ, ठीक है, या कोई इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म है उसके साथ। ये जो है ये इडियोपैथिक है। एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इन डायलेटेड देयर इज सिस्टोलिक डिसफंक्शन। एको पे क्या होगा? सिस्टोलिक डिसफंक्शन, नॉर्मल डायस्टोलिक फंक्शन, ठीक है। और इसमें हो सकता है कि आपके पास यानी कि इसमें डिक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी आ रही होगी एको पे, हो सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट इस पे नजर आए। अच्छा, हाइपरट्रॉफिक कैसे होगी एको पे? हाइपरट्रॉफिक होगी आपके पास कि एक तो इंक्रीज्ड वॉल थिकनेस हो जाएगी वेंट्रिकल्स की, एंड देयर विल बी डायस्टोलिक डिसफंक्शन। जबकि रिस्ट्रिक्टिव कैसे प्रेजेंट करेगी? नॉर्मल वॉल थिकनेस एंड देयर विल बी नॉर्मल हार्ट डायमेंशन, देयर विल बी डायस्टोलिक डिसफंक्शन। तो ये इनके मेजर डिफरेंसेस हैं। साइन सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, etiology almost सब जेनेटिक और ऑटोसोमल डोमिनेंट है इन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द केसेस। बाकी 50% डायलेटेड में आपके पास डुशेन और बेकर और मायोकार्डाइटिस कॉज है, हाइपरट्रॉफिक में पॉम्पेज एंड इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म कॉज है, और रिस्ट्रिक्टिव में आपके पास कोई कॉज नहीं है, दैट इज मेथड। एनी क्वेश्चन इन कार्डियोमायोपैथी? कोई चीज समझ, कुछ रिपीट करना है? बिल्कुल इसको सिंपल रखना है। नेल्सन खोलेंगे आप घबरा
जाएंगे कि ये बातें क्या हैं। मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स नेल्सन से पढ़ के इनकी जो काम की चीज एग्जाम रिलेटेड है ना वो बताइए, वरना तो आप नेल्सन खोलें तो उसमें तो पैथोफिजियोलॉजी उसने 3-4 सफों की तो सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी बताई है कि जी कैसे मसल खराब होता है और कौन सा एक्टिन प्रोटीन खराब होता है, और नो नीड टू गो इनटू दैट। आपको इन तीन के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, व्हाट इज हाइपरट्रॉफिक, व्हाट इज रिस्ट्रिक्टिव। इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज डायलेटेड, योर आंसर इज देयर इज सिस्टोलिक फंक्शन, देयर इज नॉर्मल डिस्टोलिक फंक्शन एंड इन सम केसेस देयर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। It is associated with Duchenne muscular and myocarditis. What is hypertrophic cardiomyopathy? There is due to the hypertrophy of the myocardium, there is increased wall thickness. Systolic function is normal, but there is diastolic dysfunction. It is associated with Pompe's disease and inborn error of metabolism. What are the signs and symptoms? Signs symptoms जो heart failure के होते हैं, वो हम डिस्कस करें। What is restrictive? There is normal wall thickness, normal systolic function, but there is diastolic dysfunction. What is the difference between hypertrophic and restrictive? Hypertrophic में wall thickness increase हो रही है, restrictive में wall thickness increase नहीं होगी। Present दोनों almost same करेंगे। Hypertrophic Pompe's और inborn error of metabolism के साथ है, restrictive is idiopathic। ठीक है, तो चीजों को to the point and clear रखें, crisp रखें। अब हमने एंडोकार्डियम डिस्कस कर लिया, मायोकार्डियम में हमने कार्डियोमायोपैथी कर ली, अब हम करने लगे हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस के बाद हम डिस्कस करेंगे पेरिकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस का मतलब है कि जी आपके जो हार्ट की मसल है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाना। अब होता क्या है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जब आके बॉडी पे अटैक करता है, लेट्स से आपके पास कोई कॉक्सैकी वायरस है या डिप्थेरिया हुआ है पेशेंट। अब ये डिप्थेरिया या वायरस जब बॉडी के अंदर अटैक करता है, बॉडी इसके अगेंस्ट बनाती है एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज इस बैक्टीरिया या डिप्थेरिया के खास प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है। अब ये प्रोटीन हार्ट के मसल के प्रोटीन के साथ मिमिक कर जाता है, वैसा ही लगता है, तो वो एंटीबॉडीज जो इसके अगेंस्ट बनी है वो जाके हार्ट मसल यानी कि मायोकार्डियम को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। इसको बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, व्हिच मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल। मोस्टली ये अपनी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट होता है। दूसरा क्या होता है कि ये बैक्टीरिया या प्रोटीन इस हार्ट के मसल में जाके लग जाते हैं, जब बॉडी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के इनको डिस्ट्रॉय करती है तो हार्ट के मसल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब जब हार्ट के मसल में इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, हार्ट का मसल प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, हार्ट फेलियर में चला जाएगा। मायोकार्डाइटिस को भी हम डिस्कस करेंगे अंडर दीस हेडिंग। एटियोलॉजी, एटियोलॉजी में डिपेंड करता है, मोस्ट कॉमन कॉज इज वायरल एंड मोस्ट कॉमन वायरस इज कॉक्सैकी वायरस। फिर आपके पास बाकी वायरसेस भी आ जाते हैं, पार्वो वायरस, एडिनो वायरस, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। बैक्टीरियल भी कॉजेज होती हैं और मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज इज डिप्थेरिया। बाकी कॉजेज भी आ जाती हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, माइकोप्लाज्मा नमूनी, फलाना फलाना। फंगल भी कॉजेज हो सकती हैं। फंगल में मोस्ट कॉमन कॉज इज स्पर्जिनस।